हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा। सभी लोग ध्यान दीजिए। ऐसे मैंने SMT 25 कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ साइंस मास्टर टेस्ट नंबर 26। इस टेस्ट में हम चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपके लिए ज़रूरी होगा जिसके लिए मैं डिस्कस कर सकें वो ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आंत। इसका आंसर हो जाएगा आंत। मतलब मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है, मतलब टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आंत। इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइपी नामक जीवाणु पाया जाता है। अब देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें साल्मोनेला लिख लीजिएगा। साल्मोनेला, इसमें कौन सा होता है जीवाणु जिसका नाम होता है इसका नाम होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला नामक इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। टाइफाइड में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? साल्मोनेला टाइपी नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया पाया जाता है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसका वाहक, मतलब इसका वाहक क्या हो सकता है? जो टाइफाइड, इसका वाहक क्या हो सकता है? इसका वाहक प्रदूषित जल और भोजन। प्रदूषित जल और भोजन के माध्यम से ये मतलब टाइफाइड बीमारी होती है। प्रदूषित जल और भोजन के माध्यम से होती है। क्वेश्चन ये बन सकता है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? आंत होता है। टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग आंत होता है। इसमें होता क्या है? समय समय पर तेज बुखार, बॉडी में क्या होता है? समय समय पर तेज, इसमें बॉडी में बुखार आने लगता है, तेज बुखार आने लगता है। और बदन में, शरीर में क्या होती है? बदन में यहाँ पर इसमें दर्द होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है। इसके पहचान के लिए दोस्तों, जिस टेस्ट का नाम है वो बहुत पूछा जाता है। मतलब टाइफाइड की पहचान के लिए बिडॉल टेस्ट किया जाता है। टेस्ट का नाम है बिडॉल टेस्ट। इसके पहचान के लिए जो बिडॉल टेस्ट किया जाता है, इसके पहचान के लिए बिडॉल टेस्ट किया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ गुर्दा। गुर्दा मतलब किससे प्रभावित होता है? प्लेग। प्लेग रोग में क्या प्रभावित होता है? अगर पूछा जाए तो प्लेग रोग में दोस्तों गुर्दा प्रभावित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है निमोनिया। जैसे अगर आपसे हम कहते हैं फेफड़ा, फेफड़ा किस में प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया में। निमोनिया, निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। और आमाशय से क्या क्वेश्चन बन सकता है बायोलॉजी में? आमाशय से ये क्वेश्चन बन सकता है, मनुष्य के आमाशय में कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो अम्ल की बात की जाए जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये भोजन पचाने में काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आमाशय से ये क्वेश्चन बन सकता है। गुर्दे से क्या क्वेश्चन बन सकता है? कहने का सेंस ये हुआ कि प्लेग में कौन सा मतलब प्रभावित होता है? ऑर्गन गुर्दा होता है प्लेग में। और निमोनिया फेफड़े में प्रभावित होता है। और आहत किससे? टाइफाइड से होता है। और आमाशय से क्वेश्चन, आमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम पूछ लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 2, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। कहने का मतलब यह, पानी की जो गंदगी से रोग दोस्तों फैलता है वो कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड। टाइफाइड अभी मैंने आपसे बताया था कि वाहक प्रदूषित जल और भोजन। मतलब प्रदूषित जल का मतलब गंदा पानी, तो उसमें पानी गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा हुआ? टाइफाइड हो गया। ठीक है, टाइफाइड हो गया। और अगर आपसे हम पूछ रहे हैं कि प्लेग में कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो प्लेग के लिए जो प्रभावित होने वाला अंग है वो गुर्दा होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वायरस होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? मतलब जो अस्थि मज्जा होता है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? डायरेक्ट याद रखिए, ल्यूकोमिया किसको प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ये बन जाएगा, ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्वेश्चन देख लीजिएगा 4 नंबर। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित है। एक्यूपंक्चर में सबसे अधिक प्रचलित होता है चीन। चीन सबसे अधिक प्रचलित है एक्यूपंक्चर में। इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, MMR टीका किस बीमारी में दिया जाता है? जो मतलब MMR टीका है वो किस बीमारी में दिया जाता है? ये मीमल्स हो गया, मम्स हो गया और रूबेला नामक बीमारी में दिया जाता है। मीबल्स, मम्स और रूबेला नामक बीमारी में दिया जाता है। MMR टीका किस बीमारी में दिया जाता है? इसको याद रखिए, एम से मतलब मीमल्स, मम्स, मल्स और रूबेला नामक बीमारी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एड्स का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिएगा एड्स का अर्थ क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स का ये फुल फॉर्म हो गया, इसका आंसर बन गया सी। अब एड्स के बारे में थोड़ा अगर आप जानना चाहते हो, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वो मतलब एड्स में कौन सा वायरस होता है, वो HIV वायरस होता है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स में मनुष्य के अंदर HIV वायरस चला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, एड्स परीक्षण के लिए वेस्टर्न परीक्षण किया जाता है। एस टेस्ट के लिए वेस्टर्न परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और बिडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बिडॉल टेस्ट तो मैंने अभी आपको बताया था, टाइफाइड के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पिछला मतलब 2-3 वीडियो पिछले वाले में मैंने एड्स के बारे में बहुत सारा डिटेल बताया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारी ये सीरीज को आप शुरू से देखें तो साइंस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके दिमाग से गायब नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, फ्लैजिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। अभी मैंने बताया था ये HCl हो जाएगा, पेट के जीवाणुओं को कौन सा नाश करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया इसका आंसर। देखिएगा ऑप्शन में लिखा हुआ है H2SO4। H2SO4 के बारे में सुनिएगा, H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, इसी को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। अम्लों का राजा H2SO4 कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सबसे बड़ी बात ध्यान दें, जो बैटरा होते हैं बैटरों में सल्फ्यूरिक अम्ल को भरा जाता है। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा, अम्लों का राजा तो इसको कहते हैं, और 3 भाग अगर HCl के डाल दें, 1 भाग HNO3 का डाल दें, 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 को इन दोनों से मिलाने से क्या बनता है, इन दोनों को मिलाने से दोस्तों बनता है अम्लराज। क्या बनता है, अम्लराज। तो अगर आपसे कोई पूछे अम्लराज क्या है तो आप कह सकते हो 3HCl + HNO3 जो बनता है वो अम्लराज बनता है। 3:1 का अनुपात होता है HCl और नाइट्रिक अम्ल का, वो अम्लराज बनता है। ये भी अम्ल होता है H3PO4, ये भी एक अम्ल होता है, लेकिन इसका कोई विशेष यूज नहीं है यहाँ पर। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया से दोस्तों क्या होता है, रक्त का जमना नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है, 10 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सुइयों के माध्यम से उपचार। एक्यूपंक्चर का मतलब जो सुई होती है उन्हीं के माध्यम से उपचार को ही संक्षिप्त में एक्यूपंक्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होती है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है, डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रसित होता है, मतलब जो गला है, गला में मतलब खांसने खखारने में प्रॉब्लम आती है, गला प्रभावित हो जाता है डिप्थीरिया रोग से। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिखाई दे रहा है, 12 में लिखा हुआ है मलेरिया रोग से प्रभावित क्या होता है। मलेरिया रोग से दोस्तों स्प्लेन यानी कि पीलिया प्रभावित होता है। अभी देखिए आपके सामने ऑप्शन आएगा, इसमें पीलिया प्रभावित होता है, क्या होता है, स्प्लेन यानी कि पीलिया, तो इसका आंसर बन गया ये सी। अच्छा, खास बात ध्यान दें, आपके सामने चल रहा है विज्ञान का टेस्ट नंबर 26। बहुत से स्टूडेंट हमसे पूछते हैं पर्सनली कॉल करके, सर ये क्वेश्चन कहाँ से आप लाते हो। ये जो 20 साल पहले के बेटा पेपर हुए हैं उन्हीं पेपरों से ये क्वेश्चन हम निकाल के आपके सामने रखते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यही सोचते रहोगे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन क्या ज़िंदगी भर थोड़ा ना रहेगा, उसकी एक निश्चित अवधि है, निश्चित समय के बाद सारी प्रक्रिया सेम हो जाएगी, पहले जैसी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में रामबाण के तरीके से साबित होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों को आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में डी का क्या अर्थ है, तो डी का अर्थ यहाँ पर डिफिशियंसी है, क्या अर्थ हो जाएगा, डिफिशियंसी। फुल फॉर्म याद होगा तो ये कर ले जाओगे। ग्लूकोमा और ट्रकोमा रोग किससे संबंधित हैं, ये आंख से संबंधित रोग हैं। ग्लूकोमा और ट्रकोमा किस अंग का रोग है, ये आंख के रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके नज़रों के सामने है, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि यकृत। हेपेटाइटिस से यकृत रोग प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, खाली स्थान रोग पानी के माध्यम से होता है, मतलब हैजा रोग पानी के माध्यम से। यहाँ अगर हैजा को हम रख दें तो आ जाएगा हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्याज है, प्याज एक प्रकार का वल्व के रूप में इसको हम ट्रीट करते हैं। प्याज किसके रूप में ट्रीट करते हैं, वल्व के रूप में। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, प्याज को जब काटते हैं तो मतलब आंसू निकलने लगते हैं, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, उसमें कुछ
मतलब विशेष प्रकार की विषैली गैस सल्फर निकलती है, तो उसके वजह से मनुष्य के आंसू आ जाते हैं। ऑनियन जिसको प्याज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अदरक होता है रूपांतरित, अदरक किसका रूपांतरित होता है? 18 नंबर का आंसर डी, तना। किसका रूपांतरित होता है दोस्तों? अदरक, तना का होता है। अगला क्वेश्चन है बांस। बांस जैसे नहीं कहते उल्टे बांस बरेली को जाएंगे, बरेली साइड बहुत बांस होता है, वहाँ उधर क्यों जाएगा बांस जब वहाँ पर बहुत बांस होता ही है। बांस किस कुल का पौधा है? बांस एक घास के कुल का पौधा है, ये घास की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? ये सुक्रोज को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? सुक्रोज का सूत्र बहुत जरूरी है आपके लिए, लिख लीजिएगा, C12H22O11। ये सुक्रोज का सूत्र है, C12H22O11। इसी को सुक्रोज, इसी को शर्करा या इसी को चीनी कहते हैं, C12H22O11। तो ये सुक्रोज का सूत्र हो गया, ठीक है। डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज। नाशपाती के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो 21 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, गुद्देदार पुष्पासन। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बीजाणु किसका खाया जाता है? बीजाणु मूंगफली का खाया जाता है। एक वीडियो पीछे अपलोड कर दिया, उसमें खाए जाने वाले भाग हैं, उसको देखिएगा टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट में जा करके। सेब का कौन सा भाग खाए जाने वाला भाग होता है? जो सेब का कौन सा भाग खाए जाने वाला भाग होता है? तो इसका मांसल पुष्पासन खाया जाता है। पेपर के ऑप्शन में यही आएगा, तो इसी को आप टिक करेंगे, मांसल पुष्पासन। अच्छा दोस्तों, सेब से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये क्वेश्चन बन सकता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके लिए लिख लीजिएगा मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल। सेब में दोस्तों मैलेइक अम्ल पाया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सेब को जैसे ही आपने मान लो इधर से काट दिया तो बीच में यहाँ पर ये रेड रेड सा हो जाता है। ये क्यों रेड रेड सा हो जाता है? सेब में दोस्तों आयरन पाया जाता है, आयरन Fe होता है। ये वायुमंडल से O2 से क्रिया करता है तो बन जाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O। आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से सेब का ये कटरा हुआ भाग इधर से हल्का हल्का रेड हो जाता है। अब बात समझ गए? सेब में आयरन पाया जाता है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आलू उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो सी है, रूपांतरित तने का। रूपांतरित तने का उदाहरण दोस्तों आलू है। आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित तने का उदाहरण है। काली मिर्च पादप है, जो मतलब दक्षिण भारत में होती है। काली मिर्च और मसाले सबसे ज़्यादा केरल में पाए जाते हैं। काली मिर्च पादप है। काली मिर्च एक झाड़ी पादप कहलाता है। कौन सा पादप दोस्तों कहलाता है? 14 का आंसर डी हो गया, झाड़ी पादप कहलाता है। जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने देखिए लिख दिया गया है। तो 25 में क्या लिखा गया है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के तना से दोस्तों जूट की प्राप्ति होती है। किससे जूट की प्राप्ति होती है? तना से जूट की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का प्रयोग किया जाता है। 26 का आंसर हो गया ए, कैरामल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कपास प्राप्त होता है दोस्तों। कपास किससे प्राप्त होता है? जिसको कॉटन कहते हैं। कपास तने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज दोस्तों किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज के लिए तने का परिवर्तित रूप है। ये किसका परिवर्तित रूप है? तने का परिवर्तित रूप होता है दोस्तों प्याज। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सैपियंस दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। और इसमें आया बाघ, बाघ का वैज्ञानिक नाम भी नोट कर लीजिएगा, पैंथेरा टिग्रेस होता है। किस क्या नाम होता है? पैंथेरा टिग्रेस। बाघ का मतलब वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रेस होता है, पैंथेरा टिग्रेस, इसका पैंथेरा टिग्रेस होता है बाघ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अच्छा, मेढक का लिख लीजिएगा, मेढक का होता है राना टिग्रीना। टिग्रीना मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना होता है। अच्छा, इसमें आया गुलाब। गुलाब का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो होता है रोज़ा। गुलाब का वैज्ञानिक नाम ROZ क्या होता है? रोज़ा होता है, रोज़ा कहते हैं। इसका कॉमन नाम रोज़ होता है, तो रोज़ से ही याद रख लीजिएगा, रोज़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके नज़रों के सामने, तारपीन का तेल किस पेड़ से रिसीव किया जाता है? किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का पेड़? ये तेल ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ये मतलब पहाड़ी क्षेत्र में चीड़ पाए जाते हैं। चीड़ और देवदार के फल होते हैं और चीड़ और देवदार के वृक्ष से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो अक्सर कर चीड़ से ज़्यादा निकालते हैं, लेकिन देवदार भी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो तारपीन का तेल अगर पूछा है तो चीड़ ही ऑप्शन में आपको सही करना है, ठीक है। वैसे चीड़ और देवदार ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं।
लौंग प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी हो जाएगा। पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प कलिका से। शहद, शहद का मुख्य घटक है। शहद किसका मुख्य घटक है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी। शहद मतलब फ्रक्टोज का मुख्य घटक है। फ्रक्टोज का मुख्य घटक है शहद, तो ये फ्रक्टोज का मुख्य घटक हो गया शहद, ध्यान रखिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का जो टीका है, पागल कुत्ते काटने से दोस्तों रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। अब आया इसमें एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर के लिए ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। चेचक का मतलब चेचक जो टीका था वो किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था, ठीक है। अलेक्जेंडर को जाने दीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम वैसे अलग चीज़ है, लेकिन आप इसको जानिएगा, मतलब एडवर्ड जेनर के लिए चेचक की खोज और रेबीज के लिए लुई पास्चर की खोज, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों 34 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से कैसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, उसी संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आया। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है। पौधे के लिए क्या अच्छा उर्वरक है? पौधे के लिए अच्छा उर्वरक एक यूरिया है। क्या? यूरिया। यूरिया का सूत्र बहुत एग्जाम में पूछता है, इसका सूत्र लिख लो NH2CO NH2 याद कैसे रखोगे? आगे पीछे है NH2, बीच में है CO, इसको आप ऐसे याद रखोगे, आगे पीछे है NH2 और बीच में क्या है? बीच में ये CO है। तो एमीन दो समूह होते हैं यूरिया में। यूरिया में कितने समूह एमीन होते हैं? दो। NH2 ये क्या हो गया दोस्तों? ये एमीन हो गया। और अगर आपसे हम कहें सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था? वो दोस्तों यूरिया ही बनाया गया था, सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ। यूरिया में नाइट्रोजन का 46% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन दोस्तों कितना परसेंट होता है? 46% होता है। अब बात आई वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। नाइट्रोजन की बात आई तो ऑक्सीजन भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% होता है, और लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है। तो ये फैक्ट आपके दिमाग में आने चाहिए। अमोनिया के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा, जो अमोनिया का सूत्र होता है वो NH3 होता है। अमोनिया ये गंदे स्थानों पर टॉयलेट्स में पाई जाती है, निकलने वाली गैस होती है टॉयलेट वगैरह में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 36 बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया था? मतलब जब बीज की बुआई होती है तो 36 का यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा पोटास। पोटास की हमेशा मतलब उर्वरक का प्रयोग किया था बीज की बुआई के समय, सामान्यतः पोटास का प्रयोग किया था। वैसे किया तो नाइट्रेट का भी जाता है, फास्फोरस का भी जाता है, कैल्शियम का भी किया जाता है, लेकिन अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो पोटास जनरली आता ही आता है। तो ये चीज़ हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? मतलब उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? उसमें क्लोरीन अनुपस्थित होता है। वैसे उर्वरक को NPK के रूप में जानते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, हाइड्रोजन भी होता है, फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। क्लोरीन के लिए क्वेश्चन आपको हम बताएं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। अगर बात की जाए विद्युत ऋणात्मकता तो फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। और क्लोरीन के लिए क्या क्रिया होती है? अगर बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाए, CaO पर क्रिया कराई जाए Cl2 की, तो आगे बनता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। तो हमारे दोस्तों ये आज 37 क्वेश्चन थे, तो 37 क्वेश्चन आपने ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी SMT नंबर 27 में। तो 27 SMT आपके लेकर आएंगे, तब हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत ही धांसू और बेहतरीन क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। मैं विकास कुशवाहा।